हर एक एग्जाम में आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है ये भी अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से हमें आंसर देना पड़ता है। तो देखते हैं कि कितने प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं और आंसर कैसा देना है इजी ट्रिक से। लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरी है समझना कि आखिर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता क्या है और एनसीईआरटी में क्या लैंग्वेज दी गई है, आपको क्या याद करना है। तो देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके पास लाइन दी हुई है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावन बल या फिर बियॉन्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। ये जो बल होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। अगर नहीं आई बात तो समझो कि आपके पास मान के चलो कोई बीकर है और इसमें आपके पास कोई लिक्विड भरा हुआ है और ऊपर से आपके पास कोई ठोस वस्तु है, तो आपने इस वस्तु को क्या है इसमें डाल दिया है। तो क्या है, जब वस्तु को हमने डाला तो कुछ मात्रा में हम देखेंगे कि अगर बीकर हमारे पास फुल भरा हुआ था तो कुछ मात्रा में हमारे पास जो पानी होगा वो बाहर निकलेगा, लिक्विड बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो लिक्विड का वजन होगा तो वो वजन कितना होगा, जितना यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर उसके बराबर होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो बियॉन्ड फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, वो जो डिस्प्लेस कर रहे होते हैं हम लिक्विड को उसके बराबर होती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अपीरेंट बेस वेट होता है जिसे हम बोलते हैं आभासी वजन जो होता है हमारे पास में, वो होता है वास्तविक वजन माइनस हमारे पास में जो उत्प्लावक बल है उसके बराबर होता है। ठीक है, या फिर यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, तो आप बता सकते हो रियल वेट माइनस अपीरेंट वेट इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, अब दूसरी बात याद आपको क्या रखना है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि कब कौन वस्तु डूबेगी, कौन वस्तु तैरेगी और कौन वस्तु न्यूट्रल होकर संतुलित अवस्था में रहेगी। अक्सर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो रो लिखा हुआ है, रो का मतलब होता है हमारे पास जो वस्तु है उसका घनत्व क्या है और हमारे पास जो लिक्विड दिया हुआ है उसका घनत्व क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि रो ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे पास जो वस्तु है उसका घनत्व, रो लिक्विड मतलब जो हमारे पास द्रव दिया होगा उसके घनत्व से अगर ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो वस्तु होगी वो पानी में डूब जाएगी, जो भी लिक्विड है उसमें डूब जाएगी। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका घनत्व हमारे पास जो लिक्विड है उससे कम रहेगा तो वस्तु क्या है, तैर जाएगी। ठीक है, अगर हम देखते हैं हमारे पास जो वस्तु का घनत्व है वो लिक्विड के घनत्व के बराबर रहेगा तो हमारे पास जो वस्तु होगी वो ना तो पूर्णतः डूबेगी और ना पूर्णतः तैरेगी, वो क्या है बीच में रहेगी, न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दूसरी बात आती है हमारे पास में टाइप फर्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, जहाँ हमारे पास कॉन्सेप्चुअल और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पानी में वजन कम दिखाई क्यों देता है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि पानी जो होता है उसमें वजन कम क्यों दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे मास मतलब जो हमारे पास द्रव्यमान होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ना ही ग्रेविटी में चेंजेस होता है। वो कम दिखाई देने का कारण क्या होता है, हमारे पास में अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स लगती है हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास में एक ऊपर की ओर अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, उसी के कारण हमारे पास में पानी का वजन कम प्रतीत होता है, ये पूर्णतः कम नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो हम बोल सकते हैं कम प्रतीत होता है लेकिन घटता नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। अब अगली बात करते हैं, अगले टाइप पे बात करते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अपीरेंट वेट से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि जिस लिक्विड में अपीरेंट वेट सबसे कम होगा। ठीक है, आपको अगर कोई लिक्विड दिया हुआ है, 3 प्रकार के लिक्विड दी हुई है और आप देख रहे हो उसमें किस में हमारे पास अपीरेंट वेट सबसे कम है। ठीक है, तो वही हमारे पास में सबसे डेंस होगा, उसी का घनत्व क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा लिक्विड का। जैसे एग्जांपल हमारे पास में आपके पास 3 यहाँ पे लिक्विड दिए हुए हैं, ए लिक्विड है, बी लिक्विड है और सी लिक्विड है। और यहाँ पे हमने अपीरेंट वेट जब देखा तो हमारे पास ए में अपीरेंट वेट 18 न्यूटन आया, बी में 12 न्यूटन आया और सी में 6 न्यूटन आया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो सी है, सी नंबर का जो लिक्विड है, यहाँ पे अपीरेंट वेट क्या है, सबसे कम आया है। और जहाँ पे अपीरेंट वेट सबसे कम होता है हमें पता है उसका जो घनत्व होता है उस लिक्विड का, वो घनत्व कैसा होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास सी लिक्विड है इसका घनत्व क्या होगा, बाकी दोनों से सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, 3 लिक्विड रहेंगे और उनसे कंपेयर पूछेगा आपसे। ठीक है, कैसे कंपेयर पूछेगा, तो आप देखो यहाँ पे कौन सी अप्रोच अपनाना है। फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं लगाना है कि आप फॉर्मूला लगाओ, अगर फॉर्मूला भी लगाना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है यू जी इक्वल टू रो वी जी होता है। ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूला का काम तो करना नहीं है, टाइम बचाना है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर तैर रही है, कहाँ बीच में है और कहाँ डूब रही है। ठीक है, अगर हमारे पास में
ऊपर की ओर तैर रही है, ठीक है, तो क्या है, हमारे पास फ्लोट कर रही है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंस होगी। अगर हमारे पास में बीच में है तो मतलब उससे थोड़ी कम डेंस होगी, और कहीं पे अगर हमारे पास में क्या है, डूब गई है, तो मतलब वहाँ पे डेंसिटी सबसे कम होगी, ठीक है। ओके, फोर्थ टाइप पर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है फ्रैक्शन सबमर्ज से, ठीक है। जैसे आपके पूछ लेता है कि अगर कोई वस्तु है वहाँ पे 3/4 भाग उसका डूबा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं पूछ रहा है तो वहाँ आपको क्या करना है वो देखो। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है भी सबमर्ज, ठीक है, कि हमारे पास भी सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ भाग कितना है, और भी टोटल का मतलब होता है टोटल भाग कितना है, बराबर होता है रो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारे पास जो हमारे पास वस्तु है उसका घनत्व क्या है, और यहाँ पे होता है रो लिक्विड मतलब हमारे पास जो द्रव दिया हुआ है उसका घनत्व क्या है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितना डूबा होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो, अगर कोई बोलता है कि हमारे पास 3/4 पार्ट क्या है, सबमर्ज है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका 3 भाग क्या है यहाँ पर डूबा हुआ होगा 4 भाग में से, और जो 1 भाग होगा वो क्या है, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जैसे आपके पास दिया होता है कोई बर्फ है, अगर वो उसका 4/5 भाग डूबा हुआ है तो कितना भाग ऊपर उठा होगा, तो आप बता सकते हो 4 भाग डूबा है तो 1 भाग क्या होगा, ऊपर सतह पर हमें दिखाई दे रहा होगा। अगर 1 भाग ऊपर दिखाई दे रहा है तो 4 भाग कैसा होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सीधी सिंपल बात होगी कि जितना ज़्यादा उसका घनत्व होगा उतना ही भाग उसका डूबा हुआ होगा। अब बात करते हैं हम 5वें टाइप पर क्वेश्चन पर, जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन आपको नहीं होगी। तो याद रखना आपके पास, जैसे यहाँ पे वेट दिया हुआ है कि एयर में वेट कितना है 30 है, और हमारे पास जो लिक्विड है यहाँ पर वेट कितना है 20 है। तो आपको बियॉन्ड फोर्स बताना है, ठीक है। तो बियॉन्ड फोर्स बताना है तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो एयर में वेट दिया है और जो आपके पास में लिक्विड में वेट दिया है इसमें से माइनस कर देना, और जो आंसर आ जाए वही आपके पास में बियॉन्ड फोर्स होगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है न्यूट्रल बुयांसी फोर्स से पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्ट रिमाइन सस्पेंडेड इन लिक्विड, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से। तो डेंसिटी हमारे पास में जितनी ज़्यादा होगी, अगर हमारे पास में क्या है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की बराबर है डेंसिटी लिक्विड की, तो हम बोलते हैं ना तो ज़्यादा ऊपर होगा और ना ही ज़्यादा नीचे, बीच में कहीं ना कहीं हमारे पास फ्लोट कर रहा होगा संतुलित अवस्था में, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे पास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कहीं पे हमारे पास न्यूमेरिकली पूछ रहे हैं कि एयर में वेट अगर हमारे पास 40 है और लिक्विड में 40 है, तो स्टूडेंट क्या सोचता है कि न्यूट्रल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम देखते हैं हमारे पास में दोनों जगह समान देखने को मिल रहा है वेट, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो वस्तु होगी वो सिंक हो गई होगी, डूब गई होगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास बियॉन्ड फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा हमारे पास में, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाता है और वस्तु क्या होती है, नीचे डूब जाती है। इसका कारण क्या होता है, तो बोलना वस्तु क्या होती है, बिल्कुल नीचे जाती है, इस वजह से कोई फोर्स यहाँ पर नहीं लग पाती है, ठीक है। मिसकंसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कॉमन रॉन्ग बिलीफ हो सकता है कि हैवी ऑब्जेक्ट ऑलवेज सिंक, मतलब हमारे पास में कोई अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो वो ऑलवेज सिंक मतलब डूब ही जाएगा, और लाइट ऑब्जेक्ट है तो वो ऑलवेज फ्लोट मतलब हमेशा तैरेगा। तो ये दोनों बात हमेशा गलत है। ये केवल हमारे पास वेट पर निर्भर नहीं करता है, उसके आयतन पर भी निर्भर करता है, उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो फ्लोटिंग होता है डिपेंड ऑन डेंसिटी नॉट वेट, हमेशा उसके वजन पर निर्भर नहीं करता, उसके घनत्व पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु तैरेगी या फिर डूबेगी, ठीक है। और घनत्व कैसे निकालते हैं, तो हमने आपको बताया भी था, रो निकालने की हम क्या करते हैं, मास अपॉन क्या करते हैं, वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। और जिसकी वॉल्यूम कम होती है वो आराम से तैर जाता है, और सॉरी जिसका रो कम होता है वो तैर जाता है, और जिसका रो जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है वो डूब जाता है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे पास फ्लोटिंग डिपेंड करती है डेंसिटी पर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास में डेली लाइफ एप्लीकेशन से पूछ सकता है। जैसे हमारे पास सिचुएशन दी है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। जो हमारे पास शिप होती है, शिप तो हमने देखा बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये भी फ्लोट करती हैं, डूबती क्यों नहीं है। तो आप बताना कि इनके पास जो क्या करती हैं, सबसे पहला काम होता है मोर डिस्प्लेसमेंट वाटर। ये क्या है, अधिक से अधिक पानी को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करती हैं, इस वजह से क्या है, डूबती नहीं है, ठीक है। और इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि यहाँ पे इनका मास जरूर ज़्यादा होता है, वैसे इनका जो वॉल्यूम होती है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये पानी पर तैर जाती हैं। दूसरी बात, जो आइस फ्लोट करती है इसका कारण क्या है, तो आप बता सकते हो हमारे पास जो आइस की डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इस वजह से आइस भी क्या है, वाटर पर तैर जाती है, ठीक है। पर्सन फ्लोट बेटर इन सी, क्या है कि हमारे पास कोई
पर्सन है वो क्या करता है, जो समुद्र है उसमें आसानी से तैर पाता है। तो इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे भी बता सकते हैं, जो हमारे पास सी वाटर होता है उसकी डेंसिटी नॉर्मल वाटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन आपसे पास पेडागोजी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बेस्ट मेथड टू टीच। अगर आपको यहाँ पे आपको पढ़ाना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होगा। फॉर्मूला और डेफिनेशन कहीं पे आ रहा है मतलब गलत होगा। सबसे अच्छा होगा स्प्रिंग बैलेंस प्लस वाटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि हम वहाँ बच्चों को एक्सपेरिमेंट के साथ यहाँ पर सिखा रहे होंगे। ठीक है। साइंस क्या बोलता है, हमेशा एक्टिविटी के साथ सिखाओ, है ना, हमेशा ऑब्जर्वेशन करने दो और वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने दो। ठीक है। इन वन लॉक में अगर हम देखें हमने पूरा कितना कुछ पढ़ा है, तो क्या क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन में देखा है अगर 3 लिक्विड दिख रहे हैं मतलब हमें कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। फ्रैक्शन सबमर्ज दिख रहा है कि हमारे पास कुछ चीज़ डूब रही है कुछ तैर रही है, तो वहाँ पे हमें डेंसिटी रेशियो देखना है कि कितनी डेंसिटी कितना रेशियो है। ठीक है। अपरेंट बेस के लिए आप क्या कर सकते हो, लेस वेट जितना भी होगा वही मोर डेंसिटी होगी। ठीक है। सस्पेंडेड मतलब कितना डूब रहा होगा, इक्वल डेंसिटी के मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ज़्यादा वो डूबेगा। ठीक है। सेम वेट एयर एंड लिक्विड में हमें सेम वेट देखने को मिल रहा है, मतलब कि हमारे पास जो वस्तु है वो डूब चुकी होगी और तल में जाके बैठ गई होगी।